बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी हेड ऑफ इनकम का स्टार्ट करेंगे, हेड ऑफ इनकम सेक्शन 11 में लिखे हुए थे सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच इज आल्सो कॉल्ड रेजिडुअल हेड। हमने कहा हम जब भी किसी हेड को स्टडी कर रहे हैं तो उस हेड में चार बातें पढ़ रहे हैं। नंबर वन, स्कोप। स्कोप का मतलब है कि किस तरह की इनकम इस हेड में आएंगी। या तो लॉ हमें इंक्लूजन्स बता देगा या एक्सक्लूजन बता देगा या दोनों बातें बता देगा। तो अगर हम अभी गौर करें तो हमने दोनों बातें उसने बताई। उसने हमें बताया कि रेंट क्या है, रेंट के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, फिर उसने बताया कौन सी इनकम यहाँ शामिल नहीं होंगी, फिर डिडक्शंस कौन सी अलाउ होंगी, ये हम मंडे को आएंगे तो शायद डिडक्शंस हम पढ़ रहे होंगे। फिर देखा कि बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अक्रूवल बेसिस पर, क्योंकि लिखा हुआ था रेंट रिसीव और रिसीवेबल। फिर आ गया जनाब टैक्सेबिलिटी, एनटीआर में जाएगी इनकम या एफटीआर में जाएगी। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता हम जाहिर आगे चल रहे हैं। अगर किसी इनकम के वहीं रेट्स लिखे हुए हों कि कितने परसेंट टैक्स देना है, कहता जी ये इनकम कैलकुलेट होगी 5% टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा, तो ये पहचान है इस बात की कि ये इनकम एफटीआर में जा रही है। और अगर रेट नहीं लिखा हुआ, जैसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पढ़ रहे कि कितने परसेंट टैक्स लगना है, तो ये पहचान है कि इनकम कहाँ जा रही है, एनटीआर में जा रही है। लेकिन ये बात रिफाइन होगी जैसे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। फिर आ गया था जनाब रेंट। तो रेंट की डेफिनेशन ने असल में स्कोप डिफाइन किया था। लिखा हुआ था रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड एंड बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स एनी फोरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। यहां से हमें पता चला कि रेंट जो है उसमें दो चीजें इनकम में ऐड हो रही हैं। कौन कौन सी? एक तो रेगुलर मंथली रेंट और दूसरा फोरफिटेड डिपॉजिट। और फिर जब हम थोड़ा आगे चले तो फिर पता चला कि एक और चीज भी ऐड होने जा रही है, एंड दैट इज अनएडजस्टेबल एडवांस। इसका मतलब है रेंटल इनकम में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक मंथली रेंट, नंबर 2 फोरफिटेड डिपॉजिट, नंबर 3 1/10 ऑफ एडवांस, नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ठीक है ना। 1/10 ऑफ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी ऐड हो जाएगी। जब ये हम ऐड कर लेते हैं ना, इसको हम कहते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। फिलहाल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये बातें कल हम पढ़ रहे थे और इसके ऊपर हमने कुछ थोड़ा सा इनिशियल वर्क किया था। आज उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। हमने कहा था जी पहले 10 सालों में क्या होगा? 1/10 ऑफ अनएडजस्टेड रेंट क्या हो जाएगा? इनकम में ऐड हो जाएगा। और 10 सालों के बाद फिर वो ऐड होना बंद हो जाएगा। फिर आ गया कि व्हेन टेनेंसी वेकेटेड, अगर टेनेंसी वेकेट हो गई है ड्यूरिंग 10 ईयर्स, यानी 10 साल कंप्लीट करने से पहले अगर टेनेंसी वेकेट हो गई है तो क्या करना है। इस सारे को हम साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम जरा, मैंने आपको एक नोट्स दिए थे, आज एक असाइनमेंट सेंड की हुई है, ले आए प्रिंट उसका? और अगर नहीं ले आए तो मोबाइल से ओपन कर लें, ताकि हम जरा क्वेश्चन की शक्ल में इनको अटेम्प्ट करें और आपको कहीं अगर लग रहा हो कि ये बात समझ नहीं आ रही तो वो आप क्लियर हो जाएं, तो अपने ग्रुप में ओपन कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। मैंने 5-6 क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि हम इसको जरा बेसिक लेवल से टेकअप कर सके। कैलकुलेशन ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। पहला केस आ गया, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 1,50,000 फ्रॉम 1 जुलाई 2021
विद अ 10% एनुअल रेंट इंक्रीज, सालाना 10% रेंट इंक्रीज होगा। An advance of rupees 1.5 million was received as non-adjustable. Property was vacated on 30th September 2024. Calculate the rent chargeable to tax for all relevant tax year ending 30th. वो कह रहा है यार ये जो मैंने कहानी आपको बताई है ना, इसके दरमियान में जितने भी टैक्स ईयर आए हैं मुझे हर एक की इनकम कैलकुलेट करके दें। कब कब गई हमारी प्रॉपर्टी रेंट पर? 1 जुलाई 2021। तो पहला टैक्स ईयर कौन सा आएगा? 2022 आएगा, 30 जून 2022 आएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी 1 जुलाई से ही गई है तो हमने ले लिया जनाब रेंट कितना आ जाएगा? 1,50,000 पूरा साल ही रही है, मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है ना। तो कितना आ गया जी? 18 लाख रुपए की अमाउंट चली गई टैक्स में। और एडवांस 1/10 ऑफ कितना एडवांस रिसीव किया है? 15 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया ये आ गया। कितना हो गया जी टोटल? हाँ 19,50,000। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है ना। ये कौन से साल की फिगर कैलकुलेट हो गई? 2022 की। अब 2023 की अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो रेंट उसी तरह लेना पड़ेगा, लेकिन रेंट इंक्रीज हो गया 10% से, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों हम पढ़कर आए हुए हैं, 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ये इंक्रीज हो गया 10%, मल्टीप्लाइड बाय 12, अब हो गया 19,80,000। अब ये बात समझ आ रही है? 19,80,000 हो गया। और हमारा टेनेंसी का कौन सा ईयर चल रहा है? दूसरा, ठीक है ना। तो फिर 1/10 ऑफ 15 लाख, 1.5 लाख वो भी आ गया। तो इस साल में रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना हो गया? दोनों का टोटल लगा लें, 21,30,000। ठीक होगी बात? 2 साल कंप्लीट हो गए। अब लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड ऑन 30th सितंबर 2024, ठीक है। 2024 में हम यहां कहां खड़े हैं? 23 में। इसका मतलब है अभी तो 24 का पूरा साल चल रहा है, 2024 का भी पूरा साल चल रहा है, क्योंकि सितंबर 24 में जाके जून तक तो फिर पूरा साल आया। फिर हमने ले लिया रेंट कितना आ गया, अगर इसी को बेस बनाया हुआ है तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 हो गया अभी, ठीक है ना। या आप सादा तरीके से सोच लें, इसका 10% ऐड कर लें, फिर जो यहां रेंट आ रहा होगा उसका फिर 10% ऐड कर लें। लेकिन अभी तो आप रिसेंटली क्यूएम पढ़कर आए, ठीक होगी बात ये। और मल्टीप्लाइड बाय 12, नहीं अभी तो 30 जून तक, तो वो तो सितंबर में हुआ है। 21,78,000 ये आ गया और 1.5 लाख वो आ जाएगा। कितना हो गया जी? 23,28,000। तो डर डर के क्यों बोल रहे हो? टैक्स तो उसने देना है। 23,28,000, ठीक है ना। पहला टैक्स ईयर कौन सा था? 2022।
22। हमारी रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना निकला? 19 लाख। दूसरे साल में रेंट चार्जेबल टू टैक्स निकला 21 लाख और तीसरे साल में निकला कितना? अब चौथा साल आया, लेकिन इस मर्तबा क्या हुआ, हम चौथे साल को लिखेंगे तो ऐसे ही टैक्स ईयर 2025 30 जून को, लेकिन रेंट जो है वो सिर्फ 3 महीने आया। कितना आया है? 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहले मल्टीप्लाइड बाय 12 हो रहा था, ये भी 12 हो रहा था, ये भी 12 हो रहा था, क्योंकि पूरा साल प्रॉपर्टी रेंट पर रही थी। ठीक है ना? तो क्या आंसर आ गया? 5,98,950। और एडवांस कितना लेना है? कोई नहीं लेना। शाबाश। क्यों नहीं लेना? जाने वाले साल में रेंट। अच्छा, अब जरा सुने, अब हमने ये तो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया ना, एक कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन असल में तो हम आपको टैक्स पढ़ना सिखा रहे हैं कि टैक्स पढ़ के आप खुद इंटरप्रेट करें कि क्या करना था। ठीक है, आइए जरा इधर देखते हैं 10 सालों में क्या करना था जी। नो अमाउंट विल बी एडेड इन द ईयर ऑफ वैकेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू अनदर। अच्छा चलें, अभी इसको बात को छोड़ते हैं। यहां अब ये लॉ की लैंग्वेज आ गई। Where the owner of the building receive an advance which is not adjustable against rent, the whole of the advance shall be treated as rent chargeable to tax। यहीं से हम वो लफ्ज उठा रहे हैं, rent chargeable to tax under that income from in the year of receipt and following 9 tax year in equal proportion। यहां से पता चल रहा था 110 110 110। ठीक होगी बात? अच्छा जी, इफ द एडवांस इज रिफंडेड इन एनी ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स, वो कहते हैं अगर 10 सालों में किसी साल में एडवांस रिफंड कर दी, वापस कर दिया जाए, यानी बिल्डिंग शायद उसने वेकेट कर दी होगी। लेकिन अब यहां देखिए जरा, तवज्जो करें मैं क्या कहने लगा हूं। कैलकुलेशन हमने कैसे पढ़नी है, कैसे समझना है। अभी हमने उधर क्या किया है, हमने कहा यार इस साल उसने जगह खाली कर दी है, तो हमने कहा कि जी ये अब 1/10 नहीं लेना। ओके, ठीक कर रहे हैं हम अभी। लेकिन जैसे एग्जामिनर अपनी आई पर आ जाए तो फिर वो देखना चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ ऐसे रटा लगा आया है या सीख कर आया है, तदब्बुर के साथ, अपनी आंखों के साथ, लॉ की वर्डिंग के साथ चल रहा है या नॉर्मल प्रोसीजर समझ रहा है। कब नहीं आना, पढ़े वहां से क्या लिखा हुआ है, यहां से इंटरप्रेट करें खुद। शाबाश। जिस साल मकान खाली करे उस साल, ऐसे है, जब मकान खाली करे, यही लिखा है ना, और नहीं लिखा ये नहीं लिखा, यही तो सिखाना चाह रहा हूं। नॉर्मली इसका मतलब यही है, क्योंकि जब कोई बंदा मकान खाली करता है तो अपने पैसे ले लेता है, लेकिन लॉ ने ये नहीं लिखा हुआ मकान खाली करता है। फर्ज करें मकान खाली करके चला गया, हमने इसे कहा कि यार देखो भाई अब अचानक से चले जा रहे हो, अभी तो पैसे नहीं है, तो आप ऐसा करना 1 जुलाई को आना, तो फिर हम आपके पैसे वापस कर देंगे। फिर इस साल ये रेंट ऐड हो जाता, क्योंकि लफ्ज लिखा हुआ है इफ एडवांस इज रिफंडेड। घर के खाली करने का जिक्र नहीं कर रहा लॉ। इसे मैं कह रहा हूं लॉ की बारीकियों को समझना है हमने। एग्जामिनर यहां से ट्विस्ट क्रिएट करता है। मैं लेट थोड़ा सा और घर को लेट ले जाता और बीच में लिख देता एंड द अमाउंट वाज रिफंडेड ऑन 31 जुलाई, तो इसका मतलब है इस साल में तो वापस नहीं हुआ, फिर तो इस साल पे वो रूल ना लगता।
या आपका किराएदार आपके पास आ गया, अब ताल्लुक बन गया, 3-4 साल से रह रहा है, आपको भी पता चल गया अच्छा आदमी है, सारा कुछ है, वो कहता है एक इमरजेंसी है, आपकी मेहरबानी मेरा 15 लाख मुझे वापस कर दो। अब कॉन्फिडेंस बहाल हो गया ना एक दूसरे के साथ, आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ले लो, रह रहा है, घर नहीं खाली किया, एडिशन बंद हो जाएगी, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है, जब रिफंड कर देंगे घर खाली करने की बात नहीं कर रहा लॉ। अब जैसे एग्जामिनर इस तरह की बात करेगा तो कम से कम गुड 90% बच्चे ये ट्रांजैक्शन गलत करेंगे, क्योंकि बच्चे तो प्रोसीजर पढ़ के आ रहे हैं, वर्डिंग तो पढ़ नहीं रहे। लॉ की सारी कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन, वो हमने लॉ की वर्डिंग से सीखनी है। मसलन आप में से हो सकता है कुछ बच्चे शायद अभी पहली दफा ना पढ़ रहे हो, कॉस्ट जब आप पढ़ेंगे तो कॉस्ट में आप ना कैलकुलेशन सीख रहे हैं, अकाउंटिंग में आप कैलकुलेशन सीख रहे हैं, यहां हम कैलकुलेशन नहीं सीख रहे, वर्डिंग के मुताबिक कैलकुलेशन कैसे होनी है ये सीख रहे हैं। ये बात समझ आई है? ये कहां से पता चल रहा है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है इफ एडवांस इज refunded in any year before the expiry of 10 years, such advance shall not be included in the income from the tax year in which it is refunded or thereafter। ना उस साल में लेना ना उसके बाद लेना, लॉ की मजबूरी। वो हैंगिंग फ्रॉम नेक सुना दिया था ना मैंने, अगर आगे ये ना लिखा होता इन विच इज रिफंडेड और देयर आफ्टर, तो पता है इंटरप्रिटेशन क्या बननी थी, जिस साल में सिर्फ पैसे वापस किए उस साल ऐड नहीं करना, अगले साल फिर ऐड करना है। लॉ बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, अल्फाज से पता चलेगा क्या करना है। अगर गलती से यहां देयर आफ्टर ना लिखा होता तो फिर इसका मतलब होता जिस साल पैसे वापस किए उस साल ऐड नहीं करना, बाद में फिर ऐड करना। ये बात क्लियर हो गई जी? अब आगे चलते हैं। अच्छा जी चलें, ये क्लियर हो गया आपका मसला। अब आइए जी जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इसका मतलब है यहां हमने अजम्पशन ली है, क्योंकि सवाल में नहीं लिखा हुआ था, हमने अजम्पशन ली कि उसने घर खाली किया और उसका एडवांस हमने उसको वापस कर दिया, तब ये वाली ट्रीटमेंट ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं भाई? हाँ तो एडवांस ऐड होता रहेगा, रेंट नहीं है कि जी, रेंट खत्म हो जाएगा, एडवांस अभी भी ऐड होता रहेगा जब तक पैसे नहीं आप वापस करेंगे। फर्ज किया अगले 2 साल आपने नहीं वापस किया तो यस ऐड होता रहेगा। सर जिस तरह आप हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ओनर अंडरस्टेट कर देता है एडवांस को या रेंट को, तो लॉ उस पे यानी कि फेयर मार्केट प्राइस लगाता है, तो अगर यानी कि ये तो हो गया अंडरस्टेट, अगर वो शो ही ना करे तो भी मैंने एडवांस लिया ही नहीं। ये असल में ये बात ऐसे सोचनी है आपने कि अभी जाहिर है टैक्स, इसको टैक्स एवेजन बोलते हैं ना, टैक्स एवेजन तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं अभी सब कुछ डिक्लेयर्ड है। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे ना, हेड ऑफ इनकम में पहुंचेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो फिर हमें एक बात समझ आएगी कि यार ये जो हम सोचते हैं ना हम छुपा लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ये इतना भी आसान नहीं है। यस छुपा भी रहे हैं लोग, लेकिन आप कहें ना कि आप 100% चीज़ें छुपा लेंगे गवर्नमेंट से, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहीं टूल्स इन प्लेस कर रखे हैं। मसलन हमें ये कहा हुआ है कि जब हमने राइज की इस बिल्डिंग का रेंट देना है तो क्रॉस चेक से देना है। अब वो कैसे अंडरस्टेट करेगा? ठीक है ना, इस तरह के लॉ ने क्या लगा रखे हैं, उसूल बना रखे हैं। लेकिन फिलहाल आप समझें कि अभी हम कह रहे हैं कि यार नहीं, कोई चोरी कोई नहीं कर रहा, सही सही टैक्स दे रहे हैं। चले जी, ये एक सादा सवाल था ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट राइज हो कि कैसे टैक्स ईयर आ रहा है, कैसे टैक्स ईयर कंप्लीट हो रहा है। अब समझ आ गई है? कल से हालात कुछ बेहतर हो गए इस वाली ट्रांजैक्शन के। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 200,000 फ्रॉम 1 October with a 15% rent increase. An advance of 1.2 million was received as non-adjustable. The property was vacated on 30th September 2024. Calculate the rent chargeable to tax for all relevant tax year ending. अब सिर्फ आपको इस सवाल में दोबारा
सिर्फ ये बताना मकसद है कि हमने एनुअल इंक्रीमेंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि पिछले सवाल में तो हमने उसको सादा सवाल बनाया कि हमने 1 जुलाई से ही काम शुरू किया, लेकिन अब 1 जुलाई से नहीं हो रहा, बल्कि कहां से काम शुरू हो रहा है। पहला साल जो है हमने प्रॉपर्टी रेंट पर कब दी है, 1 अक्टूबर 2021। तो इसका मतलब है पहला साल खत्म होगा 30 जून 2022। कितना रेंट आएगा, कितना है, 2 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 9, 18 लाख का रेंट आ गया, और 1/10 ऑफ एडवांस। एडवांस कितना था, 12 लाख, 1,20,000। तो कितना हो गया जी ये, 19,20,000। अब यहां से गौर करना है, रेंट उतने अरसे का आया है जितने अरसे बिल्डिंग किराए पर रही है, लेकिन एडवांस पूरे साल का आ गया, 1/10 पूरे साल का आ गया। क्लियर होगी बात। अगला टैक्स ईयर कब आएगा, 30 जून 2023। अब थोड़ा सा बिल्कुल बच्चों की तरह आपको मैं इंशाल्लाह सारे उसमें लेके चलूंगा। बिल्कुल छोटी से छोटी जो कैलकुलेशन होगी ना, हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि यार ये तो आपको आना चाहिए था, बल्कि हम उसे कैरी कर लेंगे इंशाल्लाह। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि जब आपको समझ नहीं आई तो कंसर्न शो करें कि सर ये बात समझ नहीं आई है। और अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो फिर टीचर तो अज्यूम करेगा कि यार बात समझ आ रही है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, साल बाद किराया बढ़ना था कितने परसेंट, 15%। साल 3 महीने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम किराया हमने मकान किराए पर कब दिया था, 1 अक्टूबर, तो 30 सितंबर को साल मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब है अब जो रेंट है ना वो 2 रेंट हैं, एक तो 2 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, और एक 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.15 रेज़ टू पावर 1, एक साल मल्टीप्लाइड बाय, अब 12 महीने पूरे हुए। कर दें ऐड दोनों को, शाबाश। $26,70,000 टोटल कर दिया हमने। टोटल करके ये दोनों का, इन दोनों का। आप 27 क्यों कह रहे बेटा, वो सिंगल का है। अच्छा आप टोटल बोल रहे हो। नहीं, अभी हमने सिर्फ रेंट की बात की, ठीक है ना। और ये जो रेंट में चेंज है, सालाना इंक्रीमेंट का इफेक्ट है, इसका एडवांस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं है ना। 1/10 ऑफ तो हमने 12 लाख ही लेना है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है वो 1,20,000 आ गया। अब कितना हो गया, 27,90,000 रेंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2023। कैलकुलेशन करें 2024 की, करें शाबाश, 2024 की कैलकुलेशन करें। ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉपी निकालो बेटा, ऐसे जबानी नहीं करना, लिख के करें। बेटा आपकी कॉपी किधर है, पेज लें किसी से, शाबाश। कॉपी के बगैर आ गए आप क्लास में, लिख के करें बेटा, आप भी लिख के करें।
सुनने से टैक्स नहीं आना। टैक्स समझे एक किस्म का आपने ड्राइविंग सीखनी है, ये तो हम करेंगे तो हमें आएगी, या स्विमिंग सीखनी है हम करेंगे तो हमें आएगा, ऐसे नहीं आएगा काम। कैलकुलेटर, कॉपी, नोटबुक, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए डेफिनेटली जब आप क्लास में आ रहे हैं तो। जी जनाब, कौन सा साल चल रहा था अब? 2024, यानी 30 जून 24। अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम, इसमें रेंट कैसे चलेगा? 3 महीने तो ये पिछला रेंट चलेगा, यानी 2 लाख। आप बल्कि आप अपना क्या चेंज ही कर लिया करें, 2,30,000 चल रहा था ना, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 15% इंक्रीज करें, कितना हो गया रेंट? 1.15 से मल्टीप्लाई करें, 2,64,500 बढ़कर हो गया, जो कि इस साल में 9 मंथ चलेगा। जी नहीं, हमेशा कंपाउंड के स्टाइल में चलेगा, हर साल पिछले वाले का 10% बढ़ेगा। इसीलिए तो कंपाउंडिंग कर रहे थे ना, इसीलिए तो मैंने ये यहां इस्तेमाल कर लिया था क्यूएम का कॉन्सेप्ट। दोनों को इकट्ठा करें, कितना रेंट हो गया? 30,70,500। और अभी इसमें क्या ऐड होना है? 1,20,000, 31,90,500। हाँ जी, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और जब 2025 को करेंगे तो 2,64,500 का 3 महीने का रेंट ले लेंगे और एडवांस नहीं लेंगे, इस अजम्पशन से कि जब घर खाली हुआ तो हमने पैसे वापस कर दिए हैं। क्योंकि अभी सवाल खामोश है, एग्जामिनर 2 तरह से बातें करता है, खामोश हो जाता है, देखता है बच्चा क्या करेगा। आपने खामोशी से ही नहीं काम करके आना, आपने खामोशी तोड़कर आनी है। क्या मतलब? अजम्पशन लिख कर आनी है कि मैंने अज्यूम किया कि पैसे वापस कर दिए, इसलिए नहीं ऐड कर रहा। एग्जामिनर खामोश हुआ ही इसलिए था कि देखते हैं बच्चा क्या करता है। फिर कुछ सवाल आएंगे जहां एग्जामिनर खामोश नहीं रहेगा, बल्कि बताएगा कि पैसे वापस कर दिए हैं। तो अब आप अजम्पशन नहीं ले सकते कि मैंने अज्यूम कर लिया कि पैसे वापस नहीं किए। नहीं, वो तो कह रहा है पैसे वापस कर दिए, आपने कैसे अज्यूम कर दिया? जी उन्हीं में ही लिखना होगा, उन्हीं में ही लिखना होगा। इन दोनों सवालों में लिखना पड़ेगा कि इट इज अज्यूम्ड एडवांस हैज बीन रिफंडेड, तब हमारी ये कैलकुलेशन ठीक है ना। और अगर एडवांस अभी वापस नहीं किया तो फिर तो हमारी आखिरी साल की कैलकुलेशन खराब हो गई, फिर तो 1,20,000 ऐड होना चाहिए था। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, बाज़ दफा एग्जामिनर बताएगा कि अभी एडवांस वापस नहीं किया, अब हम अजम्पशन नहीं ले सकते। अजम्पशन कब लेते हैं? जब एग्जामिनर साइलेंट हो, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। जैसे अभी गौर करें जरा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे उसने दोनों सवालों में, क्वेश्चन 1 में भी 2 में भी लिखा है कि जो एडवांस आया है वो कौन सा है? नॉन एडजस्टेबल। फर्ज करें वो कहता खाली एडवांस आया है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती, हम कहते ये वाला एडवांस आया भाई। कौन से वाला? क्योंकि अब एग्जामिनर खामोश हुआ है ना, तो अब मेरी मर्जी में जैसे सोचूं। लेकिन उसने लिखा हुआ है कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, अब मेरी मर्जी नहीं है। वो खामोश है कि पैसे वापस चले गए हैं कि नहीं चले गए, अब मेरी मर्जी है। मैं अपने लिए आसानी पैदा करूंगा ना, तो मैंने कहा यार वापस चले गए। और नेचुरली ज्यादा बात भी कैसे होती है भाई, कोई मकान खाली करता है तो अपने पैसे वापस ले जाता है। ये 2 सवाल अब 100% कर लेंगे ना आप? इतनी मरी हुई है सर आपने निकाली सुबह से, तो क्लासेस में तो मैं बोल रहा हूं, रोजा तुम लोगों को लग गया। आए जी तीसरे सवाल पे तरफ। A property was leased at a monthly rent of rupees 1,50,000। लीज का भी मतलब क्या है? किराए पर ही प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अच्छा जी, फ्रॉम
फ्रॉम जुलाई 1st 2021 विद 10% एनुअल एस्केलेशन क्लास। अब देखें मैंने एकदम लैंग्वेज चेंज कर दिया। कैसे कर रहे हैं कि ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चले। पहले कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं की थी इन दो में, सिर्फ आपको बात समझ आए कि कंप्यूटेशन कैसे होनी है। अब एक लफ्ज लीज का भी डाल दिया और इंक्रीज की बजाय क्या डाल दिया, एस्केलेशन क्लास। अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस ऑफ 1.5 million was received. Property was vacated on 30th September 24 and non-adjustable was refunded. अब खामोशी नहीं रही। बात समझ आई है? ऐसे खामोशी टूटेगी। उसने कहा भाई रिफंड कर दिया। क्लियर हो गई बात। पिछले दो सवालों में खामोशी थी, हम चाहते तो ये भी अज्यूम कर सकते थे। अच्छा जी, अ न्यू टेनेंट lease the property at a monthly rent of 200,000 and provided a non-adjustable advance of 2 million. Determine the rent chargeable to tax for year 2022. एक बात खामोशी है। ये आपको दानिस्ता सवाल ऐसे बनाए गए, आपको बताना है कि कैसे एग्जामिनर खामोश हो जाता है, तो फिर हमने कैसे अजम्पशन लेनी होती है। ये तो बता दिया कि प्रॉपर्टी कब खाली हुई है, 30। फिर लिखा है अ न्यू टेनेंट लीज द प्रॉपर्टी एट द मंथली रेंट ऑफ 2 लाख एंड प्रोवाइडेड अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस ऑफ 2 million। ये टेनेंट आया कब है, कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कंसेक्टिव ही आया है। अगर कोई गैप आता तो बता देता कि भाई वो 1 जनवरी से आया। तो ज्यादा कयास के करीब बात क्या है कि कंसेक्टिव, कि यार वो चला गया था तो ये आ गया है, इसलिए नहीं बता रहा कब आया है, क्योंकि उसके जाने वाली डेट से अगले दिन ये आ गया। अगर कोई बीच में गैप होता तो बता देता। ये बात समझ आ रही है? अब दो बातें आ गई। अब पहले हम थोड़ा सा रूल देख कर आते हैं। हमने कहा था जनाब 10 सालों में अगर वेकेट हो जाए तो क्या करना। अब वेकेशन आ गई। नो अमाउंट विल बी एडेड इन द ईयर ऑफ, ये बात हमने अप्लाई कर दिया सवाल नंबर 1 पर भी, 2 पर भी। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट एन अदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अब सवाल नंबर 3 शुरू हुआ कि उसी साल में दूसरा टेनेंट आ गया है तो क्या करना है। अभी तक नहीं देख रहे थे कि दूसरा टेनेंट आ गया तो क्या करना है। वो कहता है चलो इसको पढ़ते बाद में, पहले सवाल को देखते हैं फिर आप लाकर इसको करते हैं। कहां से सवाल शुरू हो रहा है जनाब आपका? सवाल नंबर, टैक्स ईयर कौन से 2022 से 2022। पहला टैक्स ईयर आया 2022। कितना रेंट जी? 1,50,000। कितने महीनों का? 12 महीनों का। इसका मतलब है 18 लाख रेंट आ गया। और एडवांस कितना था? एडवांस 1/10 लिया तो 1,50,000 आ गया। तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना आ गया? आपने लिख के करना है सारा, ऐसे तमाशा नहीं देखना, साथ साथ लिखें। कितना आ गया? 19,50,000। टैक्स ईयर खत्म हो गया 2022, 2023 आ गया। यार बेटा मार्कर लाओ ब्लैक ना। 2023 आ गया। वेकेट कब हुआ है? 30 सितंबर 24, यानी टैक्स ईयर 25 में। अभी तो 23 चला। रेंट इंक्रीज कितना हो रहा है? 10%। तो रेंट इसका 10% बढ़ाया तो कितना हो गया? 1,65,000। ठीक है ना? 1,65,000 हो गया 10% बढ़कर, मल्टीप्लाइड बाय 12। उन्नीस लाख, हाँ 19,80,000।
और एडवांस कितना आ गया? 1,50,000। कितना हो गया रेंट चार्ज? 21,30,000। बात समझ आ रही है? टैक्स ईयर आ गया 2024, 30 जून 2024। रेंट बढ़कर कितना हो गया? अब इसका 10% बढ़ाना है। 165 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, कितना आंसर आ गया? बोलो भी सही। 1,81,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 21,78,000 हो गया। एडवांस कितना हो गया? 1.5 लाख। 23,28,000। बात समझ आ गई है? 23,28,000 ये हो गया जी टैक्स ईयर 22, 23, 24। कौन सा उसूल लग रहा है कि भाई जो हर साल का रेंट है वो लेते जाओ और 1/10 एडवांस लेते जाओ, 1/10 ऑफ एडवांस लेते जाओ। ठीक है। अब टैक्स ईयर आ गया 25, 2020-25। रेंट कितना लिया हमने? कब खाली किया इसने? 30 सितंबर को। तो पहले तो इसमें 10% इंक्रीज डाले ना। 1,81,500 वाला रेंट बढ़कर कितना हो गया? 1,99,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आ गया जी? 5,98,900। जरा मेरे साथ साथ ही चलें, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है सबको? क्यों भाई साहब? कल तो तुम एकदम तुमने परेशान कर दिया था, कैलकुलेशन बच्चे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना? जैसे ही एक है हमें खुद एज अ टीचर समझ आ जाए कि यार बच्चों को यहाँ डिफिकल्टी लग रही है, हम ऑटोमेटिकली उसको फौरन से क्या करेंगे, जरा एक लेवल नीचे से शुरू कर लेंगे। एक है मुझे लग रहा है कि नहीं यार बच्चों को समझ आ रही है और आपको नहीं आ रही, तो बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि जरा सर ये नहीं समझ आ रही, दोबारा बता दें। तो फौरन टीचर कोई सेकंड स्ट्रेटजी लेगा ना कि यार अच्छा इसका मतलब है ये बात यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ से कहीं से पिक करनी पड़ेगी। और हम तो बीइंग अ टीचर पहले ही वो टीचर हैं जो पीआरसी को पढ़ा रहे होते हैं कि हम पहले वॉलंटियर करते हैं कि यार अच्छा यार हम नीचे से बच्चे को पिक कर लेंगे, ऊपर लेकर आ जाएंगे। तो इसलिए आपने बड़ा कमिटेड रहना इस बात पे कि खुदा ना खास्ता आपको कहीं समझ नहीं आ रही तो आप फौरन बताएं सर को कि सर ये बात नहीं समझ आई। नहीं जनाब, यहाँ तक की कहानी होगी पूरी। अब अगर ये घर किराए पर ना चढ़ता तो बस फिर यही था, क्योंकि जिस साल घर खाली हुआ और पैसे वापस दे दिए उस साल एडवांस तो नहीं लेना। ठीक है ना? लेकिन अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। घर खाली ज़रूर हुआ लेकिन साथ ही अगले किराए को दार आ गया। अब अगला किराएदार जब आया तो उसने बताया कि भाई उससे हमारा किराया तय हुआ है कितना? 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख होता, 1.5 होता, 2.5 होता, वो जो पिछली बढ़ने वाली बात थी वो तो कहानी खत्म हो गई। तो हमने न्यू टेनेंट का रेंट ले लिया कितना? 2 लाख। वैसे तो ये मैंने बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ, वो तकरीबन वहां भी बढ़ते बढ़ते 2 लाख ही हुआ था। ठीक है ना? लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है। जाहिर है जब नया बंदा आ गया तो उसका किराया दोबारा से शुरू हो गया, उसके साथ दोबारा कोई गुफ्तगू हुई होगी कि भाई अब किराया हम साल का कितना बढ़ाएंगे, एडवांस कितना लेंगे। ठीक है ना? तो 9 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया? 18 लाख। कह रहे सर 2 से ही तो हमें मल्टीप्लाई करना आता है सही तरह। अच्छा जी, अब असल बात जिसकी तरफ जिसके लिए ये वाला सवाल हम सॉल्व करें, वो कह रहा है इस बंदे से हमने 20 लाख रुपया एडवांस ले लिया है, इसका क्या करना है? अब जरा तवज्जो करें, ला यहां में एक फेवर भी दे रहा है। ठीक है?
वो कह रहा है यार देखो जो एडवांस आया ना इस पे टैक्स तो लगना है, 1/10 इसका हमने लेना है। लेकिन वो कह रहा है एक काम करें, आपने 1/10 लेना है, एक फार्मूला लिखने लगा हूं, चलो यहां लिख के बताता हूं, न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस टैक्स्ड। समझें जरा, तवज्जो सारी इधर कर लें। वो कहता है दो चीजें दे के आए सवाल में से उठाकर, नए टेनेंट से कितना एडवांस लिया है, 20 लाख, ये तो लिख दिया यहां पर, खामोश रहे। एक आसान हो सकता था, माइनस पुराने से कितना लिया था, हम 15 लाख लिख देते। ला कहता नहीं नहीं नहीं, पुराने का ये नहीं पूछ रहा कितना लिया था, वो कह रहा है इनकम में कितना ऐड कर चुके हैं, 1.5 लाख, ये 1 2 3, 4.5 लाख रुपया हमारी इनकम में जा चुका है। वो कहता है ये माइनस कर लो, इसमें से जितनी अमाउंट टैक्स हो गई है ये माइनस कर लो, ये वाला वो एडवांस है जिसका दोबारा 1/10 लिया करना है, लेना फिर 1/10 ही है, लेकिन पिछला अमाउंट जितनी टैक्स हो चुकी है वो माइनस कर देंगे। अब ये बात लिखी कहां हुई है, आइए यहां देखते हैं कि ये बात, ये कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। If the advance is refunded in any year before the expiry of 10 years, such advance shall not be included in the income from the tax year in which it is refunded. Refunded. घर खाली करने की बात नहीं हो रही, रिफंड, ये तो एक कहानी होगी, ये यहां तक तो अप्लाई हो रहा है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। अब देखें लॉ क्या कह रहा है। After vacancy, if the property is let out against an other non-adjustable advance, अब आया ये हमारे वाला सवाल कि भाई प्रॉपर्टी खाली हुई है और एक नया किराएदार आ गया, न्यू एडवांस लेस द पोर्शन ऑफ एडवांस प्रीवियसली चार्ज टू टैक्स shall be chargeable equally in 10 years commencing from the tax year in which advance is received from the succeeding, का मतलब है आने वाला जो। बात समझ आई है? अब अगली इंस्टॉलमेंट कैसे बनानी है, मैं फिर कह रहा हूं, फिर इस लफ्ज को पकड़ें, मैं कह रहा हूं आपने सारी कंप्यूटेशन लॉ की वर्डिंग से सीखनी है। आपने कोई एक कैलकुलेशन ऐसे नहीं सीखनी कि मैं कहूं कि बेटा ये काम हम ऐसे करते हैं। अगर मैं भी कभी खुदा ना खास्ता ऐसे कह रहा हूं तो आपने कहना कि सर ये ऐसे ना बताएं, ये बताएं ये कहां लिखा है कि ऐसे करना है, क्योंकि पढ़ने हम ये बात आए हैं कि कहां लिखा है कि कैसे काम करना है। तो लिखा है कि भाई अगर नया किराएदार आ गया है तो क्या करें, नए किराएदार का एडवांस ले लें और जितना एडवांस अब तक टैक्स हो चुका है उसका सम माइनस कर लें। मैंने फिर फिक्रा बेहतर बोला है पहले से, जितना एडवांस अब तक टैक्स हो चुका है, हो सकता है ये चौथा टेनेंट आया हो तो पिछले 3 का जो है सारा माइनस कर लेंगे। सिर्फ इमीडिएटली नहीं माइनस करना, जब से हमने प्रॉपर्टी किराए पर देनी शुरू की है हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे। ये अमाउंट चली गई थी, ये अमाउंट चली गई थी, ये अमाउंट चली गई थी, ये अमाउंट चली गई थी। हमेशा जो कुछ अमाउंट टैक्स हो चुकी है वो माइनस कर लिया करेंगे यहां से ऑनवर्ड। अब जब तक ये रहेगा ऐसे चलेंगे और जब ये चला जाएगा फिर इसकी अमाउंट भी इस कैटेगरी में चली जाएगी। ये बात समझ आ रही है? देखें मैं एक और आसान लफ्ज बोलता हूं, जिस अमाउंट पर हम टैक्स दे चुके हैं वो माइनस कर लिया करेंगे। एडवांस से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं बताता हूं, अच्छा आपने सवाल बड़ा अच्छा उठाया आपने, मैं भी बताता हूं इस बात को। पहले उसूल पढ़ लें फिर आपकी वाली बात पर आते हैं। ये बात समझ आ गई जी? इसका मतलब है इस बंदे से हमने कितना लेना है जी,
ये ज़रा इस फिगर को वर्कआउट कर दें। 4.5 लाख माइनस हुआ तो बाकी क्या बच गया? 15,50,000 अब एडवांस रह गया है जिसका 1/10 लेना है, यानी 1,55,000 आ गया। इसका टोटल लगा दिया तो ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ गया। पढ़ लें सवाल जरा एक दफा, देखें क्लियर होगी बात आपको। अगर इसी का 26 बनाना हो हाँ तो बना देते हैं, इसमें मसला ही कोई नहीं। टैक्स ईयर आ गया जी 2026 जी, फर्ज किया। अब हमने अज्यूम क्या किया, ये बंदा किस दिन किराए पर आया है? 1 अक्टूबर को, ठीक है ना। इससे भी हमारा तय क्या हुआ है, इसका लिखा हुआ है कितना किराया इंक्रीज होना है? नहीं लिखा हुआ। अब हम इसी सवाल को टेकअप करें, इसका मतलब है इससे हमारा किराए का इजाफा नहीं लिखा हुआ, यही किराया चलेगा नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है अगले साल हम कहेंगे जनाब 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, 24 लाख। और अगर ये लिखा होता कि किराया बढ़ेगा तो फिर उस तरतीब से बढ़ाते, और अगले साल फिर दोबारा कितना लेंगे? 1,55,000 ऐड करेंगे। That's it. How to calculate rent chargeable to tax? रेंट चार्जेबल टू टैक्स में अभी हमने पढ़ा 3 चीजें आ रही हैं, एक रेंट, दूसरा एडवांस, तीसरा फोरफिटेड डिपॉजिट। लेकिन अभी क्योंकि हम आपको बच्चों की तरह लेकर चल रहे हैं तो अभी हमने फोरफिटेड डिपॉजिट को हाथ नहीं लगाया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट कौन सा सवाल आ गया जी? क्वेश्चन नंबर 4। द प्रॉपर्टी वॉज लीज्ड एट अ मंथली रेंट ऑफ 1,50,000 फ्रॉम July 1st, 2021 with 10% annual rent escalation clause. A non-adjustable advance of rupees 1.5 million was received. Property was vacated on 30th September 2024 and non-adjustable amount was refunded. खामोश नहीं रहा। Later, on 1st November 2024, the landlord entered into a contract for sale of property with a buyer who paid an advance of 2.5 million. किसी को अब ये किराएदार नहीं आया, बेचने के लिए हमने रखी प्रॉपर्टी, किसी से 25 लाख ले लिया। However, due to buyer default, the contract was cancelled on 31st December 2020 and advance was forfeited. जीन्स तक चला गया टैक्स के? नहीं चला गया। ओके अभी कहानी खत्म नहीं, सवाल हमने बड़ा कंप्रीहेंसिव 360 डिग्री पे बनाया हुआ है। द प्रॉपर्टी वॉज लीज टू न्यू टेनेंट एट अ मंथली रेंट ऑफ 2 लाख इफेक्टिव फ्रॉम 1st जनवरी। अब उसने देखा यार वो बाहर तो भाग गया, 25 लाख की दिहाड़ी भी लग गई थी, ठीक है ना। अब उसने दोबारा किराए पर दे दिया बिल्डिंग। अब हमें पता है पहले वाले ने कब खाली किया, दूसरे वाला कब आया, ये सारी बातों का ख्याल रख के चल रहे होंगे, ठीक है ना। सारी बातों की खामोशी उसने तोड़ी हुई है इसके अंदर, और कह रहा है कि इस बंदे से हमने नॉन एडजस्टेबल एडवांस कितना ले लिया है? 20 लाख रुपया। अब क्या करेंगे? फिर उसने हमें वही कहा कि सारे टैक्स ईयर बना के लाओ, 2022 बनाएंगे, 23 बनाएंगे, 24 बनाएंगे, 25 में चेंज आएगी। 25 में 3 महीने ओल्ड किराएदार रहेगा, ठीक है ना। उसका एडवांस वापस कर दिया, इसलिए उसका जो हम 1/10 ऐड कर रहे थे वो ऐड होना बंद हो गया।
लेकिन इसी साल में एक दिहाड़ी भी लग गई है 25 लाख की, तो वो फोरफिटेड डिपॉजिट के तौर पर ऐड करेंगे। अब नया टेनेंट आ गया 1 जनवरी से, तो उसका रेंट 6 महीने का लेंगे, उसका रेंट 6 महीने का लेंगे। अब रह गया मसला के एडवांस कितना लेंगे, न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस टैक्स। अब इस सवाल को खुद कर लेंगे, हैं? फोरफिटेड तो पूरा लेंगे, फोरफिटेड के बारे में नहीं हमने पढ़ा कि उसका कोई 1/10 करते हैं, तो सारा ले लेते हैं जिस साल में दिहाड़ी लगे, ठीक है ना। वो तो कोई अल्लाह ने दिहाड़ी लगवानी हो तो लगती है ना, ऐसे थोड़े, ठीक हो गई बात। फोरफिटेड डिपॉजिट कर लेंगे, पक्की बात है। कौन कौन सोच रहा है कि हम कर लेंगे? अच्छा, कुछ बच्चे नहीं भी सोच रहे हैं, ठीक हो गया, शाबाश। हाँ जी, क्या पूछे बेटा? हाँ हाँ, लिखा हुआ देखें, क्या लिखा हुआ, पढ़ें। लेटर ऑन 1 November 2024 लैंडलॉर्ड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी विद अ बायर। मैंने तो बनाया ना रात बैठ के, मुझे याद है कि मैंने लिखा रात इसमें। अच्छा जी, क्लियर हो गई बात। चलें हम एक और सवाल पढ़ देते हैं, फिर एक रह जाएगा, वो आप घर से भी यानी ये भी करके लाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आपके चैलेंज है, ठीक है ना। 6 आपके लिए चैलेंज है। वो जो मैं कहता हूं ना, एक अनसीन चीज क्रिएट होनी चाहिए ना, ताकि बच्चा जाके सोचे, तो वो इंशाल्लाह आपको 6 में नजर भी आएगी। हम 5th को भी रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। नहीं, फार्मूला नहीं आएगा, दिमाग का इस्तेमाल आएगा। पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे मुश्किल काम है। अच्छा जी, वापस आ जाए। द प्रॉपर्टी वॉज लीज्ड एट अ मंथली रेंट ऑफ 100,000 effective from 1 July 2021 with 5% annual rent escalation clause. Non-adjustable advance of rupees 500,000 was received. एक कॉन्सेप्ट मिसिंग था। अच्छा चलो, सवाल को ना देखना, भी सवाल नहीं देखना, सवाल छोड़ दें। जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं, हमने रेंट की बात की, हमने एडवांस की बात की, हमने फोरफिटेड डिपॉजिट की बात की, कोई और बात है जो हमने की है? इसने पढ़ लिया था सवाल आगे। एक कॉन्सेप्ट रह गया था कि अगर फेयर मार्केट रेंट ज्यादा हो तो फिर रेंट में फेयर मार्केट रेंट लेना है, याद है ना। अभी ये बात रहती थी, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है 360, उस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ही है कि आपने कोई चीज छोड़ के नहीं आगे जाना, हर चीज की कंप्यूटेशन करते हुए आगे जाना है। देखिए जी, द फेयर मार्केट रेंट वाज 1,50,000 विद 10% रेंट एस्केलेशन, ठीक है। वो कह रहे पहले साल जब हमने किराए पे दिया था ना, तो हमने कहा है ₹1,00,000 किराए पे दिया हुआ है, ये 1.5 होना चाहिए था, और हम कह रहे हैं सालाना 5% बढ़ रहा है, 10 बढ़ना चाहिए था। विच एवर इज हायर लेना है ना, इसका मतलब है हमारी सारी कैलकुलेशन में कौन सा रेंट चल रहा होगा, 1.5 लाख चल रहा होगा, और 10% इन्फ्लेशन लग रही होगी उस पर, एस्केलेशन क्लास 10% लग रही होगी। अभी करते हैं, मैंने हो सकता है किया ही हो, यहां भी जाहिद कभी है। अच्छा, आगे चलते हैं, जरा देखिए। फेयर मार्केट रेंट ऑफ नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट वाज 1,50,000 with 10% rent escalation and 1 million non-adjustable advance। आगे बात, इधर गौर करें, आप गौर करें इधर। मालिक मकान ने कहा मैं ₹1,00,000 रेंट ले रहा हूं, 5% बढ़ेगा हर साल, और 5 लाख मैंने एडवांस लिया। मार्केट के हालात ये थे कि रेंट था 1.5 लाख, 10% इंक्रीज था, और 10 लाख एडवांस था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जरा वापस चलते हैं।
where the rent received or receivable is less than fair market rent for the property, the person shall be treated as having received fair market rent for the period of property is lent out. रेंट का जिक्र हो रहा है, एडवांस जहां हमने पढ़ा है यही तो लॉ का मसला है। जहां हमने एडवांस पढ़ा है वहां कहीं नहीं पढ़ा कि अगर एडवांस फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक ना हो तो हम एडवांस हायर वाला लेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है अब आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए ये वाली फेयर मार्केट का कंपैरिजन दिया है। ये दोनों कंपैरिजन ठीक हैं, ये दिस रिलेट टू रेंट। तो 1.5 लाख रेंट लेकर चलेंगे, 10% की इन्फ्लेशन लेकर चलेंगे, लेकिन एडवांस 5 लाख ही लेकर चलेंगे। जी नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, अगर एडवांस नहीं लिया तो तब भी कोई बात नहीं है। असल में मैं अभी इसकी लॉजिक समझाता हूं आपको, बाकी कर लेंगे ना ये अब सवाल, और इसमें कोई मसला नहीं। एक्चुअली वो जो बात हम रोज आपको समझा रहे हैं, आप तो चले मेरे पास अब पढ़ ही रहे हैं, ये बात पूरे आई कैप के बच्चों को समझाने वाली हुई है कि जो आई कैप का अब स्टाइल क्रिएट हो गया है वो स्टाइल ये डिमांड कर रहा है। सारा पेपर इस अटेम्प्ट का स्टाइल पर था, जबकि जर्नली बुक्स इस स्टाइल में नहीं है अवेलेबल। हाँ आ जाएंगी, अब सब लोग जाहिर है सबको पता लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब लोग स्विच करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप ज़रा मोटिवेटेड रहें कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है ये बड़ा ही प्रीमियम कंटेंट है, इसलिए कह रहे हैं ताकि आपका दिल करने को करे कि यस यार एक मज़ेदार सवाल आया मैं करता हूँ। अभी इससे ज़्यादा अच्छा सवाल है वो मैं रीड इसलिए नहीं कर रहा, वरना फिर आपके लिए अनसीन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप ये 6 सवाल हल करके लेकर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? ये 6 सवाल हल करके लेके आएंगे। अच्छा जी, अब मैं ज़रा वो वाली बात कर लूँ, बेटा खामोश हो जाओ, बच्चों को लग रहा है छुट्टी हो गई है। अच्छा आखिरी बात सुन लें इस वक्त, क्योंकि वो माहौल उसका बना हुआ है तो वो बात रह जाएगी। अब जरा गौर करें, लॉ ने एडवांस को इनकम क्यों ट्रीट कर लिया? हालांकि इनकम तो नहीं है, लेकिन उसने 1/10 करके क्या कर लिया है, उसको इनकम में डाल दिया। क्योंकि लॉ ये समझता है कि असल में जब आप किसी से पैसे पकड़ते हो तो आप उस पैसे को कहीं इस्तेमाल कर लेते हो। अगर ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग है, ज़्यादा प्राइम लोकेशन पर है, तो रेंट भी, एडवांस भी ज़्यादा लेने की पोजीशन में आप। अब क्योंकि वो पैसा आपने इस्तेमाल किया कहीं, उस वजह से लॉ उसको 1/10 करके टैक्स कर रहा है। लेकिन अगर आपने पैसा पकड़ा ही कम है, इसीलिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले रहा। कि अगर आपने, एक था रेंट आपने कम लिया है, लॉ कहते हैं भाई क्यों कम लिया है, कोई बीच में 2 नंबरी तो नहीं हो रही। लेकिन अगर ये आपने कम, यानी लॉ को वहां लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि आपने रेंट लिया ज़्यादा और हमें कम बता रहे हैं, लेकिन एडवांस आमतौर पर जिसने दिया हो वो भी कम पे एग्री नहीं करता कि यार मैं दूंगा तो 15 लाख, लिखूंगा आपको 5 लाख दिया। कह रहे मैं पागल हूं, जब तुम तो कल को आ जाओगे कि 5 ही देना है मैंने। बात समझ आ रही है? तो लॉ बड़ा विजिलेंट होके, बड़ी बहसों मुबाहिसे के बाद लॉ बनता है। ऐसे नहीं होता कि बस लॉ ऐसे हवा में क्रिएट हो जाता है, खास तौर पर ऐसे लॉज जो इस तरह के टेक्निकल लॉज हैं। तो जनाब यहां तक का काम हम कर चुके हैं। एक और हल्की सी इंटरप्रिटेशन करता हूं, देखें जरा मैं क्या कहने लगा हूं। लॉ चाहता है अगर किसी बिल्डिंग का हम एडवांस ले रहे हैं, फर्ज किया 12 लाख रुपया, बेटा खामोश हो जाओ, अगर हम 12 लाख एडवांस ले रहे हैं और हम नए आने वाले बंदे से ना एडवांस 12 लाख ही लेते हैं, एक तो ना इन्फ्लेशन के साथ हम एडवांस भी बढ़ाते रहते हैं। नहीं, हम एडवांस नहीं बढ़ा रहे, मैं सोचा 12 लाख की एडवांस लेना। फर्ज किया पिछला टेनेंट जो है ना 6 साल रह के गया,
तो कुछ टैक्स वहाँ हो गया, अगले ने 12 लाख ही दिया तो वो माइनस होकर पीछे छोटी सी अमाउंट रह जाएगी। यानी हम लाइफ में एक मर्तबा एडवांस को टैक्स करना चाहते हैं। एक मर्तबा का मतलब एक साल में नहीं है। जैसे कि शुरू में लिखी हुई थी, ये बात यहां लिखी हुई थी कि अगर यहां लिखी हुई थी अगर एक ही बंदा 10 साल से ज्यादा रहता रहे तो 10 साल के बाद हमने क्या कहा था, अब कोई अमाउंट ऐड नहीं होगी। क्यों? जितनी अमाउंट ली है सारी टैक्स में चार्ज हो गई है। अब फर्ज किया 10 साल के बाद, इधर तवज्जो रखें, 12वें साल में ये बंदा छोड़ के चला गया, नया टेनेंट आया, हमने इससे 12 लाख लिया हुआ था, हमने उससे भी 12 लाख ही लिया, तो फार्मूला के मुताबिक क्या होगा, न्यू एडवांस 12 लाख, ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स 12 लाख, तो क्या ऐड करना है, 0। इसका मतलब है एडवांस की अमाउंट लाइफ में एक मर्तबा टैक्स होना चाह रही है। हाँ, वो चलती इसलिए रहती है कि आप एडवांस की कीमत बढ़ाते रहते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल इफेक्ट की वजह से वो हमें चलती नजर आ रही होती है। अगर आप एडवांस को एक जगह स्टेगनेंट कर लें तो फिर ये अमाउंट कुछ अरसे के बाद ऐड होना बंद हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अब ये बात देखें, टीचर का इस लेवल का इंटरेस्ट जब ही मेंटेन होगा जब आप काम करके आएंगे कि मैं आपको हर सेक्शन के हर एरिया पे अलग अलग असाइनमेंट बनाकर दूं और इस क्वालिटी की बना के दूं जिस पे ये बनी हुई है। ये जब ही होगा जब आप काम करके आएंगे। और अगर कुछ अरसे में मुझे लगे कि यार मैं ही रातों को जाग रहा हूं, इन्होंने तो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो पंजाबी का ही एक फिक्रा रह जाएगा आखिर में, एक खाए खसमान। ठीक है ना? फिर तो यही होगा ना कि फिर मैं भी छोड़ दूंगा कि यार इन्होंने तो पढ़ना नहीं, मैं क्यों अपनी रातें जाग रहा हूं। इसलिए ये एक टीचिंग एक 2 वे प्रोसेस है। अगर फर्ज करें इसके बाद ही एक और क्लास है और टैक्स ही पढ़ाना है और यही पढ़ाना है तो 100% सेम क्वालिटी नहीं पढ़ाई जा सकती। डिपेंड करेगा ऑडियंस कैसी बैठी है। अगर इस क्लास की ऑडियंस खामोश रहती है, काम करके आती है, तो इस क्लास की टीचिंग क्वालिटी और होगी, दूसरे वाले की और हो जाएगी। अब ये कोई सोशल एक्टिविटी तो है नहीं, आपने पैसे पे करके आप इस क्लास में बैठे हुए हैं और शदीद महंगाई के मुश्किल दौर में आप पैसे पे कर रहे हैं, इसलिए आपको उस बिहेवियर से आना चाहिए कॉलेज में जिस बिहेवियर से आप हाई टी पे या बूफे पे जाते हैं कि बीमार हो जाएंगे लेकिन खाने से नहीं बाज आना, बदहज़मी करा लेनी है, खाने से बाज। इस बिहेवियर से स्टूडेंट को क्लास में आना चाहिए कि यार मुझे ज्यादा पढ़ा दे टीचर, मुझे नॉलेज की बदहज़मी हो जाए लेकिन मैंने लेके जाना है नॉलेज। लेकिन ऐसे बच्चे हैं अमूमन मिजाज इससे रिवर्स है कि पैसे दे के पढ़ रहे हैं और अगर टीचर कहना यार आज पढ़ाने का मूड नहीं है, कहता सर ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। जरा होटल वाले में जाए ना, वो कहें यार सर आज 2 डिशेज बनाने का मूड नहीं, कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी पैसे दिए हुए। तो आप इल्म को कम से कम उतनी इंपॉर्टेंस जरूर दे दें जितनी आप हाई टी में खाने को देते हैं। कल मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपके जिम्मे ये 6 क्वेश्चन है। अब